Today is class number 6. 5 या 6? 6. And we are discussing the numerical problem over the electric charge and electric force. आज का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होने वाला है? आज के क्वेश्चन में आपके पास में चार्ज पेंडुलम होगा। चार्ज पेंडुलम, पेंडुलम तो समझते हो ना, क्या होता है पेंडुलम? पेंडुलम क्या है? एक मेटल का बॉब होगा जो कि थ्रू द स्प्रिंग जो है किसी भी रिजिड सपोर्ट से कैसा होगा, सस्पेंडेड होगा। तो उस बॉब में क्या क्या होता है? मास होता है, और अटैच जो स्ट्रिंग होती है उसमें क्या होगी? लेंथ होगी। और हम लोग यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? मासलेस है। स्ट्रिंग का अपना कोई मास नहीं है, ऐसा हम एज्यूम करके चलेंगे। और वैसे भी आपने नोटिस किया कि 11th स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो मोर देन 90% में स्ट्रिंग कैसा था? मासलेस था। लेकिन अब उस बॉब के पास में चार्ज भी है, और वो जो बॉब होता है छोटा सा होता है, तो लुक्स लाइक ए पॉइंट जैसा। और अगर हम उसको पॉइंट जैसा नहीं भी समझें तो सेंटर ऑफ चार्ज वाले कॉन्सेप्ट से हम उसको पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास में चार्ज पेंडुलम होगा, कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। सिंपल पेंडुलम वही होगा जैसा आप जानते हो। ये बॉब हो गया और ये स्प्रिंग हो गई। बॉब के पास में चार्ज होगा, तो सपोज कर लो कि इस बॉब के पास में चार्ज है Q वैल्यू, और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ L। ठीक, चार्ज पेंडुलम है हमारे पास में। अगर हम दो चार्ज पेंडुलम को कॉमन सपोर्ट से सस्पेंडेड करें तो क्या होगा? सोचो, यू हैव ए टू चार्ज पेंडुलम, टू चार्ज पेंडुलम, पेंडुलम suspended with common support, common support। क्या होगा? कॉमन सपोर्ट से जब आप दोनों चार्ज पेंडुलम को सस्पेंडेड करोगे तो सोचना शुरू करोगे, अगर दोनों पर लाइक चार्जेस है तो दोनों पेंडुलम का चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। दोनों पेंडुलम का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे को रिपल करेगा। अगर लाइक चार्जेस, दोनों पेंडुलम में लाइक चार्जेस का अगर केस है तो रिपल करेंगे। इस वाले पेंडुलम का चार्ज इस वाले पेंडुलम के चार्ज को रिपल करता है। देयर इज अ रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रिक वाला। और इस वाले पेंडुलम का चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। अच्छा, अगर हम ये एज्यूम करें कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, दोनों फोर्स की वैल्यू सेम होगी। इन दोनों के बीच में काम करने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 और Q2 चार्जेस और R उनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, अगर अभी रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, ये जो डाइवर्जिंग एंगल है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दोनों पेंडुलम की जो स्ट्रिंग्स है उनके बीच में जो डाइवर्जिंग एंगल बनेगा, वो डाइवर्जिंग एंगल क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा, इंक्रीजेस। लेकिन एक ऐसी स्टेज अगर आ जाए कि ये डाइवर्जिंग एंगल कांस्टेंट हो जाए, भाई रिपल्सन फोर्स है तो डाइवर्जिंग एंगल इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये सपोज कर रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आती है, मान लेते हैं कि अब जो है डाइवर्जिंग एंगल कांस्टेंट हो चुका है,
डाइवर्जिंग एंगल जो इंक्रीज कर रहा था, एक सिचुएशन आ चुकी है जिसमें वो कांस्टेंट हो गया, ये हो गया कांस्टेंट डाइवर्जिंग एंगल। अब ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट डाइवर्जिंग एंगल। तो दोनों पेंडुलम के जो बॉब है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अब ना इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, उसकी फिजिक्स समझ लेते हैं। इंक्रीज भी नहीं कर रहा है, डिक्रीज भी नहीं कर रहा है, और फोर्सेस हैं। तो अगर फोर्सेस हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स यानी कि जीरो है। तो पहले वाले पेंडुलम पर जरा देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस हैं। इस वाले पेंडुलम के चार्ज में इस वाले पेंडुलम पर रिपल्सन फोर्स लगा रखा है Fe, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, और बॉब का मास होगा mg, और यहाँ पर स्प्रिंग से अटैच है, तो पेंडुलम के बॉब पर जो टेंशन होगा उससे दूर जाएगा। जिस पर टेंशन होता है वो हमेशा उससे कैसा होता है, अवे। मेरे ऊपर टेंशन तो मुझसे अवे, तुम्हारे ऊपर टेंशन तो तुमसे अवे। जिस पॉइंट के लिए आप टेंशन कैलकुलेट करते हो हमेशा वो उससे कैसा होता है, अवे। 11th स्टैंडर्ड में आपको मैंने सिखाया था कि अगर आपके पास में स्ट्रिंग है और आपको टेंशन दिखाना है तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ऐसे रखी जाती है कि टेंशन फोर्स ऐसा सोचता है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे देखिए मैंने टेंशन फोर्स दिखाया, अगर एक पॉइंट यहाँ पर है M, तो M से दूर जाने वाला ये टेंशन, ये N पर टेंशन है। N से दूर जाने वाला टेंशन ये मान लेते हैं N, ये N पर टेंशन है। स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, और अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो दोनों पे टेंशन की वैल्यू कैसी होगी, सेम। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट पे टेंशन इससे अवे जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन इससे अवे जाएगा। तो बॉब पर जो टेंशन है वो बॉब से क्या होगा, अवे जाएगा। और ये जो हुक है, ये जो आपने हुक रखा हुआ है, इस पर जो टेंशन होगा वो इससे दूर जाएगा। अगर हम हुक को O लिख दें, ये टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, दोनों टेंशन वैल्यू कैसी होगी, टेंशन वैल्यू दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। यानी केवल बॉब पर, इस बॉब पर काम करने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं। इस बॉब पर काम करने वाला फोर्स है mg, mg मींस वेट, और है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe, और क्या है, टेंशन। ये तीन फोर्सेस इस बॉब पर काम कर रहा है। कोई और फोर्स हो बॉब पर तो बताओ। सेंट्रीपिटल, कोई सर्कुलर मोशन तो है नहीं जो सेंट्रीपिटल होगा, क्योंकि अब जो डाइवर्जिंग एंगल है वो क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, और डाइवर्जिंग एंगल कांस्टेंट है तो मोशन तो है नहीं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तो बात करनी नहीं। और कोई फोर्स अगर सोच पा रहे हो, अब एक फोर्स आप सोच सकते हो, ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि इसके पास भी मास है, इसके पास में भी मास है। व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ग्रेविटेशन फोर्स। बिगिनिंग ऑफ द यूनिट में हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। टॉरिसल बैलेंस डिवाइस में जब दो चार्ज वाले पार्टिकल्स को अंदर रखा गया था तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फोर्स होने की वजह से उसने केवल किसको काउंट किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंट किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को उसने काउंट नहीं किया था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर वेरी वेरी पुअर कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड दैट इज व्हाई हम वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। क्या ये बॉब किसी सरफेस के कांटेक्ट में है, नहीं। अगर सरफेस के कांटेक्ट में होता तो क्या होता, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की भी काम बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि इस बॉब पर काम करने वाले सभी फोर्सेस यहाँ पर दिखाई जा चुके हैं। एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स की अप्रोच बन सकती थी, तो व्हेन वी डिस्कस द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेयर में कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, and that is why we are not taking here gravitational force। ठीक। सिमिलरली अगर आप इस वाले बॉब की बात करो, इस वाले बॉब पर एक तो वेट काम कर रहा है m2g, चलो इसका मास ले लेते हैं m1g। पहले वाले बॉब का मास m1 और दूसरे वाले बॉब का मास क्या, m2। एक तो वेट काम कर रहा है, और क्योंकि हमने लाइन चार्जेस अज्यूम किया हुआ है, और इसलिए इस वाले बॉब के चार्ज ने इसके चार्ज को रिपल किया हुआ है। ये हो गया रिपल्सन वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के लिए कैसा होगा,
क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होता है, इसने उस पर लगाया उतना ही फोर्स उसने इस पर लगाया, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है? अपोजिट। और टेंशन मान लेते हैं कि इस स्ट्रिंग पर टेंशन है T डैश और ये हुक पर काम करने वाला टेंशन T डैश। तो ये दूसरा वाला जो बॉब है उस पर भी 3 ही फोर्स है। पहले वाले बॉब पर 3 फोर्सेस हैं एंड देयर आर 3 फोर्सेस ओवर द सेकेंड नंबर बॉब। एक हो गया वेट, एक हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया आपका टेंशन T डैश। तो जब दोनों पेंडुलम लाइक चार्जेस वाले कॉमन सपोर्ट से लटकाए गए और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, तो हमने ये देखा कि जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई तो हर एक बॉब पर 3 फोर्सेस हैं और वो 3 फोर्सेस कौन कौन से हैं? टेंशन, इलेक्ट्रिक फोर्स और क्या? वेट। और ये 3 फोर्सेस उसके पास हैं, फिर भी डाइवर्जिंग एंगल क्या हो चुका है? कांस्टेंट। यानी कि कौन सी कंडीशन है? इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो नेट फोर्स है तीनों का वो क्या होगा? 0। नेट फोर्स तीनों का क्या होगा? 0। दूसरा मीनिंग क्या होता है? अगर हम इनके कंपोनेंट्स कर लें इन फोर्सेस के, इधर वाले कंपोनेंट्स बराबर उधर वाले कंपोनेंट्स और ऊपर वाले कंपोनेंट्स बराबर नीचे वाले कंपोनेंट्स। ये बात क्लियर है? क्या हम इतना समझ पाए कि अगर दोनों चार्ज पेंडुलम को कॉमन सपोर्ट से लटकाएंगे और लाइक चार्जेस का केस होगा तो किस तरीके से ये उल्टा V बनता है? V फॉर वैन, उल्टा वाला। और अगर इक्विलिब्रियम आती है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब मेंटेन हो जाती है तो 3 फोर्सेस आर देयर ओवर द ईच बॉब एंड ड्यू टू व्हिच इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। और जब फोर्सेस हैं और फिर भी अगर इक्विलिब्रियम है, सीधा मतलब है कि नेट फोर्स क्या है? 0। आइडियली अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना और नेट टॉर्क 0 होना। नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी क्या है? 0। बट जनरल वे में जब इक्विलिब्रियम सुनाई पड़ता है तो जनरल थिंकिंग हमारी होती है नेट फोर्स कैसा होगा? 0। क्या ये क्लियर है बात? अच्छा, अगर लाइक चार्जेस नहीं हुआ, अनलाइक चार्जेस हुआ तो? लाइक चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस है। रफली नोट करिए इसको। ये रफ वर्क की तरीके से नोट होगा क्योंकि अभी इससे जो फाइनल आउटपुट है वो आपको मिलने वाला है थोड़ी देर में। क्वेश्चन जो है काफी लेंथी होगा, इसलिए आप इसको पहले 1 by 1 पॉइंट को अपने माइंड में फीडिंग करोगे क्या क्या है। अभी जो मेरा मेन मोटो था कि आपको मैंने ये सिखाया कि व्हेन 2 चार्ज वाले पेंडुलम्स suspended from the common supports, then what happened? तो because of the electric repulsion force diverging angle increase होगा और when equilibrium take place, each bob having the 3 forces, one is tension, second is electric force and third is weight. And under these forces each bob maintain the equilibrium, इसलिए इन तीनों फोर्सेस का जो नेट है वो कैसा होगा? 0 होगा। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि अगर हम कंपोनेंट्स कर पाएं ऊपर वाले कंपोनेंट्स इज इक्वल टू नीचे वाले कंपोनेंट्स, लेफ्ट वाले कंपोनेंट्स इज इक्वल टू राइट वाले कंपोनेंट्स। एक चीज यहाँ पर और देखो कि जो ये डाइवर्जिंग एंगल बना, वर्टिकल से, अगर आप हुक की बात करें तो हुक को मैंने O से लिखा है और इस पर एक टेंशन T है और दूसरी तरफ क्या है? T डैश। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस हुक पर काम करने वाला नेट फोर्स क्या है, तो जब आप नेट फोर्स निकालोगे तो देखो नेट फोर्स आपका जो है वेक्टर मेथड से ये निकल गया है। बोलो, दोनों टेंशन का नेट निकाल लेना अगर मुझे उनके बीच का एंगल पता चल जाए। और ये टेंशन जो है हुक को क्या करेगा? नीचे खींचेगा, लेकिन हुक तो नीचे आ नहीं रहा है, तो यानी कि इस नेट ने क्या करा? एक्शन लगाया। तो इसी का उल्टा क्या होगा? रिएक्शन, क्योंकि हुक जो है किसी पॉइंट को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा स्ट्रिंग के साथ, तो ये ऊपर आ जाएगा रिएक्शन। तो ये रस्सी यहाँ से ना टूटे उसके लिए इस रिएक्शन फोर्स को, हुक पर काम करने वाले रिएक्शन फोर्स को नेट टेंशन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बोलो भाई। और आप निकाल सकते हो, अगर आपको T की वैल्यू पता हो
और टी डैश की वैल्यू पता हो और इनके बीच में क्या एंगल बन रहा है ये पता हो। अभी हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो मास m1 वाला बॉब है वो वर्टिकल से θ1 एंगल बनाता है, ठीक। और जो m2 मास वाला बॉब है वो वर्टिकल से कितना बनाता है, θ2 बनाता है। क्लियर? क्लियर? पक्का ना? m1 मास वाला जो बॉब है वो वर्टिकल से θ1 बनाता है और जो m2 मास वाला बॉब है वो वर्टिकल से क्या बना रहा है, θ2 बना रहा है। तो ध्यान देना भाई, जरा इस एरो को देखो ये, और मेन डायग्राम में हम थोड़ा चेंजेस करते हैं। ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई, इस डॉटेड लाइन को यहां पर भी दिखाते हैं। अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल θ1 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये θ1 हो जाएगा, ठीक है? श्योर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ? अल्टरनेट एंगल से ये θ1 हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर चलोगे तो सेम प्रोसेस फॉलो करोगे और ये कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। तो इसके लिए θ2 हो जाएगा, θ2। अब मैं जरा कंपोनेंट्स कर लेता हूं। इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में कॉस आता है। ये कंपोनेंट आएगा t cos θ1, इधर जाएगा t sin θ1। और ये वाला बॉब इक्विलिब्रियम में है, जिसका मास m1 है वो इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स 0 मतलब इधर वाला इज इक्वल टू उधर वाला, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। इधर वाला कौन है, t sin θ1 इज इक्वल टू हो जाएगा Fe, और t cos θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1g। दोनों को अगर डिवाइड करोगे ये आ जाएगा tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन m1g। डन। इसी तरीके से इसके लिए भी अगर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, tan θ2 इज इक्वल टू Fe अपॉन m2g। कर लेते हैं क्योंकि हम लोग इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये कंपोनेंट ये t डैश है, इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी t डैश cos θ2, इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी t डैश sin θ2। फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, देखते हैं क्या होगा। तो लेफ्ट वाला रिजल्ट इज इक्वल टू राइट वाला रिजल्ट फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। t sin θ2 इज इक्वल टू Fe और t डैश cos θ2 इज इक्वल टू m2g। फिर से अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें रिजल्ट विल बी tan θ2 इज इक्वल टू Fe अपॉन m2g। ठीक, क्लियर? जो आप पहले से नोट कर चुके उसको हटाते हैं। क्योंकि हमने दोनों बॉब के जो मासेस हैं वो अलग अलग लिए हुए हैं, तो tan θ1 और tan θ2 हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। देखो Fe दोनों में सेम है, लेकिन m1 m2 क्या है, अलग अलग है। तो θ1 और θ2 भी क्या होंगे, अलग अलग। अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं क्या मिलेगा, tan θ1 अपॉन में tan θ2 इज इक्वल टू आएगा Fe अपॉन m1g और Fe अपॉन m2g। ये आ जाएगा tan θ1 और अपॉन में tan θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1। और अगर ये रिजिडली कहा जाए कि दोनों के मासेस अलग अलग हैं, अगर दोनों के मासेस अलग अलग हैं,
M1 और M2 इक्वल नहीं है तो फिर θ1 और θ2 भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ टाइम आपके लिए क्वेश्चन बनता है जब दोनों पेंडुलम चार्ज वाले कॉमन सपोर्ट से लटकाए जाएंगे, और हम लाइक चार्जेस का केस ले रहे हैं, जैसा लाइक चार्जेस का केस होगा वैसा ही कैसा होगा, अनलाइक के लिए भी होगा, बताएंगे अभी उसको भी अनलाइक वाला केस। तो दोनों पेंडुलम जब रिपल्सन से डाइवर्जिंग एंगल बनाएंगे तो पहले वाले पेंडुलम ने जो θ1 बनाया है, दूसरे वाले पेंडुलम ने जो θ2 बनाया है, तो बताइए θ1 और θ2 अलग अलग होंगे या फिर इक्वल होंगे? आंसर होगा अगर मासेस अलग अलग हैं तो θ1 और θ2 भी कैसे होंगे। और सोचो अगर M1 और M2 बराबर हो जाए तो θ1 और θ2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ पाए? अगर दोनों पेंडुलम के मासेस इक्वल हैं तो θ1 और θ2 कैसे होंगे, इक्वल। अच्छा एक चीज आप और देखो, बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? जब दो θ1 और θ2 इक्वल नहीं है तो बड़ा कौन है और छोटा कौन है? इसको पहले आप जो है प्रैक्टिकल वे में समझो। मान लो मेरे इस पूरे हाथ को पेंडुलम मान लो, और मैंने यहाँ पर कोई बॉब लटका रखा है और यहाँ पर भी बॉब लटका रखा है। ऐसे यहाँ वाला हल्का और यहाँ वाला क्या भारी है। जब रिपल्सन फोर्स लगेगा तो भारी वाला कम मूव करेगा और हल्का वाला क्या होगा, ज्यादा मूव करेगा। तो क्या समझ में आया, हल्का वाला ज्यादा मूव करेगा तो हल्के वाले का थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा, और भारी वाले का थीटा क्या होगा, कम होगा। ऐसे आप समझ लो पहले। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर क्वेश्चन इस तरीके का हो कि ये हमारे पास में कॉमन सपोर्ट से लटके हुए दो पेंडुलम है, ये 6 kg है, और ये 4 kg है। 6 kg वाले ने वर्टिकल से अल्फा बनाया है और 4 kg वाले ने बीटा बनाया है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है तो अंडर इक्विलिब्रियम फर्स्ट ऑप्शन है कि अल्फा और बीटा बराबर होंगे, सेकंड ऑप्शन है कि अल्फा बीटा से बड़ा होगा, थर्ड ऑप्शन है अल्फा बीटा से छोटा होगा, और फोर्थ है नन। तो आपने जो है फिजिक्स नहीं लगाई, एक जनरल अप्रोच लगाई कि इस वाले हाथ में भारी पेंडुलम है और इस वाले हाथ में हल्का है। जब रिपल्सन लगेगा तो हल्का वाला ज्यादा भागेगा और भारी वाला कम मूव करेगा, तो भारी वाले का थीटा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर भारी कौन है, 6 kg, तो अल्फा कम होगा और बीटा क्या होगा, यानी अल्फा कम होगा बीटा ज्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है। अच्छा अब इसी बात को अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझे तो देखो निकल के आएगी कैसे। तुम्हें ये बताओ डिसाइड करके कि किसको भारी लेना है, M1 को या M2 को। पहले आप डिसाइड करो, M1 वाले को भारी रखना है या M2 वाले को। चलो आपने कहा M2 वाले को भारी रखना है, ध्यान देना आपने कहा M2 भारी है, M2 ग्रेटर देन M1। देखो यहाँ रिजल्ट में क्या लिखा है, रिजल्ट में लिखा है tan θ1 अपॉन tan θ2 इज इक्वल टू है M2 अपॉन M1। आपने कहा M2 बड़ा है, M1 कैसा है, छोटा है, और बेटा ऊपर वैल्यू बड़ी है नीचे छोटी है, तो रिजल्ट कैसा आता है, ग्रेटर देन 1। यानी राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 1 होगा, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू कैसी है, छोटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, θ1 ग्रेटर देन, और θ1 किसने बनाया है, M1 ने, और θ2 किसने बनाया है। तो यहाँ पर देखो θ1 ग्रेटर देन θ2, तो क्या मैसेज आ रहा है, θ1 हल्के वाले का θ1 है और भारी वाले का तुमने क्या बोला, θ2।
भाई तुमने M2 को भारी कहा है ना, M2 का एंगल क्या है θ2, और हल्के वाले को आपने क्या कहा M1 का एंगल क्या है θ1। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, हल्का वाला ज्यादा एंगल बनाता है और भारी वाला कम एंगल बनाता है। लेकिन जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फंडा। जब दो पेंडुलम चार्ज वाले लाइक चार्ज वाले कॉमन सपोर्ट से लटकाए जाएंगे और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तब, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तब। पहला पॉइंट, हर एक पेंडुलम अंडर द 3 फोर्सेस इक्विलिब्रियम होता है, टेंशन, इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट। 3 फोर्सेस होते हैं उसके पास जब वो क्या मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम। दूसरा, अगर ये हम मान के चलें कि दोनों पेंडुलम के मासेस अलग अलग हैं, तो दोनों पेंडुलम का जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। हल्के वाले का एंगल ज्यादा होगा और भारी वाले का एंगल कम होगा। और अगर दोनों पेंडुलम के मासेस इक्वल है तो फिर वो वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, इतनी बातें हमने सीख ली। तो गो फॉर इट कैसे करेंगे, जो आपने वो डायग्राम बनाया हुआ है, देखो ये डायग्राम आपकी कॉपी में बना हुआ ना पहले से, उस डायग्राम में ये मेंशन करते हैं ये θ1 और ये θ2, आपकी कॉपी में है, मेंशन करें उसी डायग्राम में θ1 और θ2। डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाओ भाई, θ1 θ2, इधर वाले का θ1 इधर वाले का θ2। ठीक है, हो गया। जब ये काम कर लें तो यहां पर आ जाए, इस डायग्राम को पूरा करें इस इंफॉर्मेशन के साथ। ये डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन, फिर ये वाला डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये क्वेश्चन हैवी होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल प्रिपेयर इन वीआईपी मोड। इसको वीआईपी मोड में ही प्रिपेयर करना है आपको। M1 यानी पहले बॉब का रिजल्ट ये है, सपोर्ट में ये पॉइंट है। दूसरे बॉब का रिजल्ट ये है, सपोर्ट में ये पॉइंट है। पहले वाले से tan θ1 इज इक्वल टू Fe अपॉन M1g आ गया, दूसरे वाले से tan θ2 इज इक्वल टू Fe अपॉन M2g आ गया। दोनों को अगर डिवाइड कर लें तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इस रिजल्ट को इक्वेशन 2 लिख देते हैं। तो दोनों डायग्राम बना लेना, ये पहले वाले पेंडुलम का, ये दूसरे पेंडुलम का। पहले पेंडुलम की इंफॉर्मेशन ये है, दूसरे पेंडुलम की इंफॉर्मेशन ये है। और अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लें तो रिजल्ट आपके सामने ये रिजल्ट आ गया। यहां से पहला स्टार पॉइंट और ये दूसरा स्टार पॉइंट, ये नोट नहीं करना है, ये हमने आपको समझाया है, इसको नोट नहीं करना है, वैसे ही तैयार रखें जैसे बताया है। जो भारी होगा वो कम एंगल बनाएगा, जो हल्का होगा वो रिलेटिवली कंपैरेटिवली ज्यादा एंगल बनाएगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने डिस्कशन में इसको सीखा है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में डील करेंगे तो फिर रिजल्ट्स टू द पॉइंट होने चाहिए। अभी आप क्लास में हैं तो आप हर तरीके से सोच रहे हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमने नहीं लिया, बताया मैंने क्यों नहीं लिया। अच्छा, अगर सेम क्वेश्चन हो लेकिन चार्जेस कैसे हो, अनलाइक हो, तो देखो क्या होगा। सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेंगे जो लाइक चार्जेस के थे।
ये दो मार्कर मान लीजिए पेंडुलम है, अनलाइक चार्जेस वाले, ये कॉमन सपोर्ट से लटकाएगा, तो इसका चार्ज इसको खींचेगा, अट्रैक्शन, और ये इस पर अट्रैक्शन, यानी ये पास पास आएंगे। अगर ये टकरा गए तो कंडक्शन हो जाएगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और हमें ये करना नहीं है। एक टकरा जाएंगे तो मान लेते हैं कि टकराने से पहले इस पर 20 कूलम है और इस पर जो है माइनस का 4 कूलम है। अगर ये टच हो गए तो कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज का क्या होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन, सिचुएशन ही बदल जाएगी। तो हम इनको टकराने ना दें, कुछ कर दें, जैसे कि आप मेरे हाथों से समझिए दोनों पेंडुलम पास आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स से पास आ रहा है, कुछ हम एक्सटर्नल एफर्ट्स लगा दें, टकराने ना पाए, ऐसे हो जाएंगे। अब ये सिचुएशन आ गई, देखो फिर से V बन गया कि नहीं बन गया, सारी कंडीशंस फिर से, और इसके बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गए। वो सिचुएशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जब इक्विलिब्रियम आ गया, तो हमने इनको टकराने से बचाया, टकराने से ये बचे, और देखिए ये V बन गया है, बोलो भाई। तो फाइनली हमने ये सीखा कि जब दोनों के दोनों चार्ज पेंडुलम कॉमन सपोर्ट से लटकाए जाएंगे तो उल्टा V फॉर वैन बनता है, और इस V फॉर वैन के इस एंगल को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग एंगल। वो डाइवर्जिंग एंगल क्यों बनता है, उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उनके बीच के डिस्टेंस को चेंज करता है, लेकिन मास भी है, वेट भी है। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कभी ना कभी आएगी, और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ जाती है तो हर पेंडुलम के बॉब पर कितने फोर्स होते हैं, 3। तो रिजल्ट पे आ जाएंगे, रिजल्ट पर आ जाते हैं। रिजल्ट पर लिखेंगे आप, कोई पॉइंट नहीं है, पहले थोड़ा सा सिचुएशन लिख लीजिए। When two charge pendulum, when two TW or two charged pendulums, when two charged pendulums, comma, suspended from common support underline कर लो, suspended from common support, then और then भी आगे है बोर्ड से देख करके। फर्स्ट पॉइंट, डाइवर्जिंग एंगल, साथ में लिखिए डाइवर्जिंग एंगल, ब्रेकेट लिख दो ना, उल्टा V। जो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर V होता है, उल्टा V बनता है। डाइवर्जिंग एंगल उल्टा V फॉर बिटवीन देम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से डाइवर्जिंग एंगल बनता है, जिसको भी हम लोग क्या कह रहे हैं, उल्टा V, अपने समझने के लिए। सेकेंड नंबर पर अंडर इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आती हैं, अंडर इक्विलिब्रियम ईच बॉब, हर एक बॉब जो है क्या रखता है, ईच बॉब हैविंग फोर्सेस सच एज, कौन कौन सा फोर्स, टेंशन वाला फोर्स, और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और कौन सा फोर्स, वेट। टेंशन वाला फोर्स T से लिख दिया, इलेक्ट्रिक वाले फोर्स को Fe से लिख दिया, और वेट को W से लिख दिया। हर एक पेंडुलम इक्विलिब्रियम में ये 3 फोर्सेस रखता है। अच्छा, अगर ये 3 फोर्सेस हैं, इसके बाद भी इक्विलिब्रियम है, तो इन तीनों का जो नेट होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो कैसा होगा, 0 होगा। देखो, इन तीनों का नेट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, तीनों का समेशन, वेक्टर टेंशन वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर प्लस
W यानी वेट का वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, और आगे देखें, जब हमने किसी के साथ कंपोनेंट्स किए थे तो हमको मिला था tan थीटा 1 इज इक्वल टू Fe बाई m1g मिला था, और दूसरा मिला था tan थीटा 2 इज इक्वल टू Fe बाई m2g मिला था। बोलो भाई, और हमको क्या मिला था, और हमको मिला था कि इधर लिखते हैं if m1 नॉट इज इक्वल टू m2, तो थीटा 1 कभी भी थीटा 2 के बराबर नहीं होगा। भारी वाले का हैवी बॉब एंगल लेस देन लाइटर बॉब एंगल। भारी वाले बॉब का एंगल हमेशा हल्के वाले से क्या होगा, कम होगा। हैवी मतलब जानते हो, भारी, लाइटर मतलब हल्का। तो ये भी हमने सीखा, और हमने सीखा कि m1 नॉट इज इक्वल m1 इज इक्वल टू m2, तो थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, और सुनना भाई, सुनना, ये जो केस है ना, इस केस को तुम्हारे यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और इस केस को कहते हैं आइडेंटिकल पेंडुलम्स। जब आपसे ये कहीं पर लिखा हो आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम्स, तो समझ जाना कि दोनों के मासेस कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर ये बात, श्योर। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस पर होंगे। अच्छा, कोई अगर टेंशन निकालने के लिए कहे कि मुझे टेंशन भी निकालना, तो आप अगर पीछे अपने थोड़ा सा कॉपी को पन्ने पलटें तो आप देखोगे कि आपके पास में रिजल्ट है t sin थीटा 1 इज इक्वल टू Fe और t cos थीटा 1 इज इक्वल टू है m1g। देखो है कि नहीं, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो देखो क्या मिलेगा, t स्क्वायर अंदर आएगा sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। लिखना नहीं है, समझ लेना है, बड़ा सवाल है ना इसलिए। ये आ जाएगा Fe स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर, ये 1 हो गया, तो t की वैल्यू आ गई अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस m1g स्क्वायर। आ गया, दूसरे वाले के लिए निकालोगे टेंशन तो क्या आएगा, t डैश इज इक्वल टू Fe स्क्वायर प्लस m2g स्क्वायर। ओके, एक मैसेज तुम्हें और आ रहा है समझ में कि अगर मासेस इक्वल हो जाएंगे तो दोनों के टेंशन्स भी क्या हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है, तो यहीं पर एक स्टार पॉइंट लिख लें। अगर हमसे टेंशन निकालने को कहा जाता है तो टेंशन T इज इक्वल टू होता है अंडर रूट Fe स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। W का मतलब है बेटा mg, W का मतलब है वेट यानी mg। Now you all can face the challenges which are over this particular problems। जितने भी क्वेश्चंस हो इस पर्टिकुलर पर अब आप सभी देख सकते हैं। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम की तो सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये स्टार बोर्ड एग्जाम में जो पेंडुलम्स होते हैं, अगर वो मैं आउट ऑफ 10 की बात करूं तो मोर देन 8 टाइम्स जो है वो आइडेंटिकल चार्ज पेंडुलम के केस में रहेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, अब हमको इस फॉर्म में अपने साथ रखना है प्रैक्टिस के साथ। आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऐसा लिखा हुआ आपने होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस वेक्टर
समेशन मेथड, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? वेक्टर समेशन मेथड। हम उस क्वेश्चन को करें, इसके पहले तुमको ये अपडेट हो जाना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर किसी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लगे होंगे तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर समेशन मेथड करेंगे ही करेंगे। तो यहां पर एक अपडेट आपको मिल गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मींस वेक्टर समेशन मेथड, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपका, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कॉमन सेंस की बात है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पहली बात। सेकेंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है? भाई एक चार्ज ये है Q1 और दूसरा ये चार्ज है Q2। मान लो कि Q1 जहां पर रखा है दैट पॉइंट इज A, और जहां पर Q2 रखा है उस पॉइंट का नाम B। तो दोनों के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? आंसर है इधर से उधर और उधर से इधर, उधर से इधर। चलो मान लो Q1 जो है प्लस है और Q2 भी प्लस है। Q1 वाला Q2 वाले को ढकेलेगा और Q2 वाला भी Q1 वाले को ढकेलेगा। रिपल्सन फोर्स में डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है। अच्छा, इधर एनसीईआरटी में हमको जो है एक बात बता रखी है, नोटेशन है उनका, कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल होता था कि अगर इसने उस पर लगाया है तो वो भी इस पर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी म्यूचुअल है। तो जब आप इस फोर्स को काउंट करोगे तो जिस पर फोर्स लग रहा है पहले उसका नाम लिखिए। देखो सिंबल, सिंबल फॉर फोर्स F बनाओ, जिस पर लग रहा है उसका नाम, जिस पर लगा फोर्स, जिस पर लगा उसका नाम, फिर डैश या ऑब्लिक करके जिसने लगाया, जिसने फोर्स लगाया। जैसे देखिएगा A ने B पर फोर्स लगाया तो फोर्स किस पर लग रहा है? B पर। कौन लगा रहा है? A पर। और B ने A पर लगाया, फोर्स किस पर लग रहा है? A पर। कौन लगा रहा है? B। तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इधर से उधर है, उधर से इधर है। अगर तुम ये सोचो कि ये दोनों नेगेटिव हो तो भी तो यही होगा नहीं है? बोलो। चलो अगर हम ये सोचें कि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो देखो पहले ए वाले चार्ज ने बी को अट्रैक्शन में डाल दिया, तो फोर्स लगा बी पर, किसने लगाया? ए ने। बोलो। और बी वाले चार्ज ने भी ए पर फोर्स लगाया, किस पर लगाया फोर्स? ए पर। किसने लगाया? बी। ये बड़े काम की चीज है भाई, ये वाली है इधर से उधर, उधर से इधर। बट एग्जाम में तो तुम ऐसे लिखोगे नहीं इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि तुम्हारा जो मोड ऑफ आंसर होगा वो तो इंग्लिश मीडियम होगा। तो कैसे लिखोगे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? तो देखो आंसर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज along the straight line, along the straight line joining
बोथ चार्जेस, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके अलाउंग होती है, इधर से उधर उधर से उधर, ठीक है। अच्छा, लेकिन वेक्टर में तो डायरेक्शन कैसी होती है, निश्चित होती है। क्या किसी वेक्टर की दो डायरेक्शंस होती हैं? यहां पर तो तुम्हारे इलेक्ट्रिक फोर्स की दो डायरेक्शंस हैं, इधर से उधर और उधर से। अब कैसे करें? तो वही कॉन्सेप्ट दिया गया जो मैंने 11th क्लास में आपको बताया था कि यहां पर जो है हम एक को सोर्स मान लेंगे, दूसरे को क्या मान लेंगे, टेस्ट मान लेंगे। देखो मैं क्या लिख रहा था, आंसर लिख रहा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। मैंने जवाब दिया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग बोथ द चार्जेस। लेकिन ध्यान देना, when we decide सोर्स चार्ज, ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने बताया था जो मास फोर्स लगाएगा वो क्या बनेगा, सोर्स वाला मास, और जिस मास पर फोर्स लगाएगा वो क्या बनेगा, टेस्ट वाला मास। इसी तरीके से when we decide सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब होगा जो फोर्स लगाएगा, जो चार्ज फोर्स लगाएगा, आप इसको सोर्स मान रहे हैं। when we decide सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज हो जाएगा जिस चार्ज पर फोर्स लगेगा, जिस चार्ज पर फोर्स लगेगा। When we decide source charge and test charge, then direction of electric force become is specific, स्पेसिफिक मतलब निश्चित हो जाती है, रिलेटिव टू सोर्स चार्ज। जो क्वेश्चन तुमने पूछा है उसका आंसर दें, पहले मुझे आपको ये अपडेट्स बतानी चाहिए, और ये जो अपडेट्स हम बता रहे हैं यही अपडेट्स आपको अभी नेक्स्ट वाली क्लास में जब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे उसमें भी हेल्प करेंगे। तो रिलेटिव टू सोर्स चार्ज, ध्यान से आप समझना, इस वाले एग्जाम्पल में कुछ बताया नहीं था सोर्स कौन है टेस्ट कौन है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर से उधर है उधर से इधर, दो है, सिमिलरली यहां पर भी। अब जरा ध्यान देना, ये सोर्स चार्ज है, ये प्लस है, कुछ दूरी पर ये टेस्ट चार्ज है और ये भी प्लस है। इसका नाम A है, इसका नाम B है। देखो मैंने क्या लिखा है, अंडरलाइन करता हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम स्पेसिफिक। अब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। रिलेटिव टू सोर्स चार्ज, जिसका मतलब है कि हमेशा सोर्स चार्ज से पूछ लेना कि वो कैसा फोर्स लगाएगा। जैसे देखो ये सोर्स वाला चार्ज है और ये टेस्ट वाला चार्ज है, तो सोर्स वाले चार्ज से पूछो कि भाई टेस्ट वाले चार्ज पर कैसा फोर्स लगाओगे, तो यहाँ पे जवाब आएगा कौन सा, रिपल्सन। तो सोर्स वाला चार्ज टेस्ट वाले चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा। ये हो गई डायरेक्शन ऑफ फोर्स ए से बी। किससे पूछना है, सोर्स चार्ज से पूछना है। किससे पूछना है, खुद नहीं बताना है, किससे पूछना है, सोर्स चार्ज। अब तुम ये कहोगे सर क्या यहाँ पे टेस्ट चार्ज नहीं लगाएगा, लगाएगा, बट अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अब हम अपने फोर्स में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अब हम उसमें वेक्टर समेशन मेथड लाना चाहते हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना चाहते हैं, और वेक्टर के पास में क्या होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि सोर्स चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज कौन है। जैसे कि हमें अच्छे से पता है कि हमारी अर्थ जो है वो सन पर क्या लगा रही है, फोर्स, और
तो सन भी अर्थ पर क्या लगा रहा है, फोर्स, लेकिन हम लोग सन को क्या मानते हैं, सोर्स, और अर्थ को क्या मानते हैं, टेस्ट। क्लियर है ये बात? और एक एग्जांपल देखिए, ये चार्ज है माइनस में और ये चार्ज है प्लस में। इस चार्ज का नाम है डी और इस चार्ज का नाम ई। ये सोर्स है और ये टेस्ट है। गलती तब हो जाएगी जब तुम फोर्स की डायरेक्शन खुद बताने बैठोगे। जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था उसका आंसर नहीं दिया मैंने, क्योंकि उसका आंसर देने के लिए ये अपडेट चाहिए। और अभी हम लोगों की आज क्लास नंबर कौन सी है, 6 है। धीरे धीरे इस चैप्टर को कवर करेंगे। वो पहले ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन से ये मुझे पता चला कि अभी मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कि कंटिन्यूअसली बताइएगा। अब हमने सोर्स से पूछा सामने वाले टेस्ट को फोर्स कैसा लगाओगे, तो यहाँ पे अनलाइक है तो कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन। तो सोर्स वाला चार्ज हमारे टेस्ट वाले को अट्रैक्शन करेगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगी, ई से डी। क्या हो जाएगी भाई, ये सोर्स बन जाओ और देखो कैसा होगा। समझ पा रहे हैं ना? चलो अब कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं डायरेक्शन को लेकर के। यहां पर एक चार्ज है, नाम है P, ये प्लस है, और एक चार्ज ये है, नाम इसका Q, ये भी प्लस है। ये सोर्स है और ये टेस्ट है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। पहला ऑप्शन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा P से Q। दूसरा ऑप्शन है कि वो Q से P होगा। थर्ड ऑप्शन है कि वर्टिकली होगा, ऊपर की तरफ होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्थ है डाउनवर्ड। यू टेक योर टाइम एंड देन डिसाइड द आंसर, फिर मुझे बताना। आप किसके लिए जा रहे हो, बी के लिए। आप लोग बी के लिए, बी पूरी क्लास बी के लिए। तो मैं गलती नहीं करता, मैंने सोर्स से पूछा, सोर्स तुम यार प्लस हो, सामने वाला टेस्ट भी प्लस है, क्या करोगे, बोलेगा रिपल्सन करेंगे, तो क्यू से पी, डी सही। ठीक है, क्लियर ये बात? अच्छा, अभी क्योंकि बिगिनिंग है इसलिए हम क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसमें क्लियरली ये बता दे रहे हैं ये सोर्स है और ये टेस्ट है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा सोर्स कौन है और टेस्ट कौन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो कि हमने कहा कि मेरे पास में 4 चार्जेस हैं, एक चार्ज ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। बताओ डी पर कितना फोर्स लगा है। अब देखो 4 चार्जेस हैं ए बी सी डी, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डी पर, यानी फोर्स किस पर लग रहा है, डी पर। डी क्या बन गया, टेस्ट। बाकी तीनों क्या बन गए। तो ये हमको मैसेज मिलेगा कैसा, इनडायरेक्ट मैसेज मिला कि टेस्ट ये है और सोर्स ये है। गो फॉर दिस। वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो करेंगे बाद में, पहले आपको ये अपडेट चाहिए। इस वाले केस में कोई कंफ्यूजन, हमेशा सोर्स से पूछा करो। सोर्स आपको 2 इंफॉर्मेशन देगा, या तो वो पुश करेगा, रिपल्सन मतलब धक्का देगा, अट्रैक्शन मतलब क्या करेगा, खींचेगा। जो एक्शन हो वही डायरेक्शन हो जाएगी। और एक क्वेश्चन लेते हैं जरा इस बात को क्लियर करने के लिए। ये चार्ज है S माइनस, ये चार्ज है T, ये प्लस है, और ये टेस्ट है और ये सोर्स है। चलो भाई आप बताओ डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स सोर्स से पूछा करो, ये सोर्स है तो मैंने टी से पूछा कि सामने वाले एस को तुम रिपल करोगे या अट्रैक्शन करोगे। अट्रैक्शन आएगा तो क्या हो जाएगा, एस से टी। बोलो भाई, क्लियर है बात? गो फॉर दिस।